हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स मार्च 4th वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली जापान के प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा वो भारत की विज़िट पे आए थे, बराबर ना। इस विज़िट के बारे में बात करते हैं, बराबर ना। तो जापान इंडिया समिट मीटिंग हुई थी अभी रिसेंटली 2023 की, बराबर ना, भारत के अंदर। तो इस मीटिंग को अटेम्प्ट करने के लिए फुमियो किशिदा भारत में आए थे, बराबर ना। और ये मीटिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जापान 2023 की G7 की प्रेसिडेंसी होस्ट कर रहा है और इंडिया 2023 की G20 की प्रेसिडेंसी होस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जापान G7 के बारे में डिस्कस कर रहा है और हम इंडिया G20 के बारे में डिस्कस करेंगे इस मीटिंग के अंदर, बराबर ना। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। और उसके अलावा 2022 के अंदर जापान और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 70 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, बराबर ना। तो इसके लिए भी ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर ना। राइट, ओके। आपके लिए लोकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई G7 की जो 2023 की लीडर्स की जो मीटिंग होने वाली है वो कहाँ पे होने वाली है G7 कंट्रीज़ की। तो G7 की प्रेसिडेंसी जापान के पास है, तो जापान के अंदर होगी। और कहाँ पे? हिरोशिमा के अंदर। और 2023 की जो G20 समिट है, उसकी जो लीडर्स की, हेड ऑफ द गवर्नमेंट की जो मीटिंग होने वाली है सितंबर के अंदर, वो कहाँ पे होने वाली है? न्यू दिल्ली के अंदर, बराबर ना। वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, ओके। अभी इस मीटिंग के दौरान जापान और इंडिया के दोनों के लीडर्स, मतलब दोनों के प्राइम मिनिस्टर्स ने अपने बायलैटरल कोऑपरेशन को इन्हेंस करने का प्रयत्न किया है, बराबर ना। तो जापान और इंडिया अपने लेवल पे कौन कौन से एग्रीमेंट कर चुके हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो जापान इंडिया एक्ट ईस्ट फोरम, ये जापान इंडिया एक्ट ईस्ट फोरम एस्टेब्लिश किया गया है। इस फोरम के अंडर में जापान भारत की जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम कर रहा है। इसका मतलब कि भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर जो डेवलपमेंट, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का काम हो रहा है, उसके अंदर लोन वगैरह कौन प्रोवाइड करता है? जापान प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि जापान और इंडिया के बीच में जापान इंडिया एक्ट ईस्ट फोरम, ये फोरम एस्टेब्लिश किया गया है जो पर्टिकुलर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के ऊपर फोकस कर रहा है, बराबर ना। ओके। इसके अलावा 2022 के अंदर इंडिया और जापान के बीच में इंडिया जापान क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप भी हुई। इस पार्टनरशिप के अंडर में इंडिया और जापान एक दूसरे के साथ नॉलेज एक्सचेंज करते हैं क्लीन एनर्जी के ऊपर, बराबर ना, ताकि दोनों का डेवलपमेंट हो सके रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। ओके। और उसके अलावा पीएम मोदी ने डिक्लेयर किया कि 2023 विल बी सेलिब्रेटेड एज अ जापान इंडिया टूरिज्म एक्सचेंज ईयर। तो 2023 को हम कौन सी ईयर से सेलिब्रेट करेंगे? जापान इंडिया टूरिज्म एक्सचेंज ईयर विद द थीम क्या रखी जाएगी? कनेक्टिंग द हिमालयस विद द माउंट फूजी। क्योंकि हिमालय भारत के अंदर है और माउंट फूजी जापान के अंदर है, तो इसकी थीम रखी गई है कनेक्टिंग द हिमालयस विद द माउंट फूजी, बराबर ना। राइट, तो जापान और इंडिया के बीच में अगर मैं बायलैटरल कोऑपरेशन की बात करूँ तो जापान इंडिया एक्ट ईस्ट फोरम एस्टैब्लिश हो चुका है, इंडिया जापान क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप हो चुकी है, और तीसरा अभी क्या हो रहा है, 2023 को डिक्लेयर किया गया है जापान इंडिया टूरिज्म एक्सचेंज ईयर, बराबर ना। राइट, थीम क्या रखी गई है? कनेक्टिंग द हिमालयस विद द माउंट फूजी, बराबर ना। ओके। इसके अलावा इस मीटिंग के दौरान इंडिया और जापान के बीच में 2 MOUs साइन हुए ऑन द कोऑपरेशन ऑन द जापानीज लैंग्वेज एंड बुलेट ट्रेन। इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है कि भाई इंडिया के अंदर एक बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको हम बोलते हैं हाई स्पीड रेल, बुलेट ट्रेन, बराबर ना। तो मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको फंडिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? जापान प्रोवाइड कर रहा है। तो इस फंडिंग का अभी 3rd इंस्टॉलमेंट अभी दिया गया है जापान के द्वारा। एक्चुअली कितना पैसा दिया गया है? 300 बिलियन येन दिया गया है, येन के अंदर दिया गया है पैसा को। तो ये मीटिंग के दौरान वो करेंसी को चेंज किया गया, बराबर ना। आपको जस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फोकस करना है कि जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल है जिसको हम बोलते हैं बुलेट ट्रेन, बराबर ना, उसको फंडिंग कौन करता है? जापान करता है, बराबर ना। अभी कितना फंडिंग किया गया? ये 3rd इंस्टॉलमेंट है, 300 बिलियन येन का
अभी इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड किया गया है, बराबर ना, राइट। उसके अलावा इंडिया ने जापान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन किया इन द फील्ड ऑफ जापानीज लैंग्वेज एजुकेशन इन इंडिया। तो अभी इंडिया के अंदर जापानीज लैंग्वेज को सिखाने के लिए संस्थाएं भी बनाई जाएगी ताकि हम हाई लेवल लैंग्वेज को सीख सके, बराबर ना। तो जापान लैंग्वेज को इंडिया के अंदर सिखाने के लिए, बराबर ना, इंडिया और जापान के बीच में मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन हुआ है, बराबर ना, राइट। ओके, ये जो हमने बात की कि भाई बुलेट ट्रेन के लिए लोन हमको कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो जापान प्रोवाइड कर रहा है, बराबर ना। और जापान की तरफ से कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो जापान की तरफ से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी जीका, बराबर, ये लोन प्रोवाइड कर रहा है, बराबर ना। एक्चुअली जीका ने लोन दिया है हमको 50 साल के लिए, बराबर ना। और इंटरेस्ट रेट कितना है, 0.1% पर एनम, और ग्रेस पीरियड कितना है, 15 साल का, बराबर ना, ये ध्यान में रखना है। ओके, तो ये एक्चुअली 4th इंस्टॉलमेंट है, बराबर ना, 300 बिलियन येन का अभी दिया गया है वो, बराबर। ओके, अगर मैं जापान के बारे में बात करूं, जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, फूमियो किशिदा, उसके कैपिटल है टोक्यो, और करेंसी कौन सी है, जापानीज येन, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट लॉन्च किया गया है, और इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर इंडिया का रैंक कौन सा आया है, 125th आया है आउट ऑफ कितनी कंट्री में से, 137 कंट्री में से, बराबर ना। तो बहुत ही पुअर रिपोर्ट आया है इंडिया का, बराबर ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। आप इस न्यूज़पेपर की कटिंग देख सकते हो, बराबर ना। फॉर द 6th ईयर इन द रो, 6 साल कंटिन्यूसली, दिस नेशन इज वंस अगेन द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री। कौन सा नेशन, बराबर ना, कौन सा नेशन की बात चल रही है, बराबर, फिनलैंड की। फिनलैंड कम्स आउट ऑन द टॉप, 6 साल से कंटिन्यूसली वर्ल्ड का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सा है, फिनलैंड, बराबर ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर ना। और इंडिया का रैंक कौन सा है, इंडिया का रैंक है 125th आउट ऑफ 136 कंट्री, बराबर ना। यस, इंडिया इज एट द 125th पोजीशन इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, बराबर, बिलो द श्रीलंका एंड पाकिस्तान। श्रीलंका और पाकिस्तान से भी हमारा रैंक पीछे है, बराबर ना, राइट। ओके, यहाँ पे मैंने एक मैप प्रोवाइड किया है जो ईस्ट एशिया और ओसेनिया का है, बराबर ना। तो ये ईस्ट एशिया वाला पार्ट है, बराबर, ये पूरा ईस्ट एशिया वाला पार्ट है, और ये ऑस्ट्रेलिया, ओसेनिया का मतलब क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, बराबर ना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये तो पूरा पार्ट है वो, इसको बोला जाता है ईस्ट एशिया प्लस ओसेनिया, बराबर ना, राइट। ओके, ईस्ट एशिया और ओसेनिया के अंदर सबसे मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है, बराबर ना। तो अगर मैं ओसेनिया की बात करूँ तो मोस्ट हैप्पी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, बराबर ना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, बराबर। ओके, ओके, अगर मैं ईस्ट एशिया की बात करूं तो सिंगापुर सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है, बराबर ना। और लीस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है ईस्ट एशिया के अंदर, इंडिया है, बराबर ना, वो ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, फिनलैंड नेम वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट फॉर द 6th स्ट्रेट ईयर, बराबर ना। 6 साल से कंटिन्यूसली सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है, फिनलैंड, बराबर ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर से, बराबर ना, राइट। अगर मैं हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज़ की अगर बात करूँ तो फर्स्ट नंबर पे फिनलैंड है, बराबर ना, जहाँ पे एवरेज लाइफ वैल्यू कितनी है, 7.804, बराबर ना, राइट। सेकंड नंबर पे डेनमार्क, थर्ड नंबर पे आइसलैंड, बराबर ना, फोर्थ नंबर पे इजराइल, फिफ्थ नंबर पे नीदरलैंड, बराबर ना। और अगर हम इंडिया का रैंक देखें तो कितना है, 125, बराबर ना, राइट। और सबसे लास्ट पोजीशन किसकी है, अफगानिस्तान हैज़ गॉट द 137th प्लेस इन द लिस्ट, बराबर ना, राइट। सबसे लास्ट कौन सा है, अफगानिस्तान, बराबर ना, राइट। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द पीपल दैट आर मोस्ट अनहैप्पी अदर कंट्रीज इन द लिस्ट ऑफ द लीस्ट हैप्पी कंट्रीज कौन कौन से हैं, लेबनान, जिम्बाब्वे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ये सबसे लीस्ट हैप्पी कंट्री में से है, बराबर। सबसे लीस्ट हैप्पी कौन सी है, अफगानिस्तान, बराबर ना, राइट। अगर मैं वर्ल्ड हैप्पी रिपोर्ट की बात करूँ, बराबर ना, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंक्लूड्स द आर्टिकल्स एंड रैंकिंग ऑफ द नेशनल हैप्पीनेस, बराबर ना, बेस्ड ऑन द रिस्पोंडेंट्स असेसमेंट ऑफ देयर ओन लाइव्स, विच द स्टडी ऑल्सो कंपेयर्स टू द नंबर ऑफ
क्वालिटी ऑफ लाइफ क्राइटेरिया, बराबर ना। तो यहाँ पे एक्चुअली उस पर्टिकुलर जो जितने भी कंट्री का सर्वे किया गया है उस सभी कंट्रीज़ के सिटीजन्स का रैंडमली सर्वे किया जाता है कि वो कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, बराबर ना, राइट। तो उसको कंपेयर किया जाता है, बराबर ना। 2011 के अंदर यूएन जनरल असेंबली adopted the resolution happiness towards a holistic definition of the developing the urging member states to assess the happiness levels of their citizen and use the results to shape the public policy need, बराबर ना। तो 2011 के अंदर यूएन जनरल असेंबली के द्वारा डिसाइड किया गया था कि हम हर साल इस रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे, बराबर ना, ताकि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे सिटीजन से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को असेस कर सके, बराबर ना, राइट। Bhutan is a country that uses a gross national happiness instead of the GDP as its primary development indicator, बराबर ना। तो हर एक कंट्री क्या करता है कि उसका जो डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया वो जीडीपी से डिसाइड करता है, लेकिन भूटान के अंदर है ना ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एज अ रेफरेंस लिया जाता है कि भाई हम कंट्री ने कितना डेवलप किया, वो किससे मेजर करना है कि कोई कंट्री के लोग लास्ट ईयर से कितने हैप्पी है इस साल, इससे मेजर किया जाता है, बराबर। भूटान के अंदर ध्यान में रखना है, बराबर ना। जो फर्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, बराबर, वो कब पब्लिश किया गया था? 2012 के अंदर, 1 अप्रैल 2012 एज इट्स पेरेंट डॉक्यूमेंट, बराबर ना। इन द फर्स्ट रिपोर्ट टू हाईलाइट द पॉलिसी इम्प्लीकेशंस एंड एसेस द स्टेट ऑफ द हैप्पीनेस अराउंड द वर्ल्ड, बराबर ना। तो ये फर्स्ट रिपोर्ट कब लॉन्च किया गया था वो आपको पता होना चाहिए, बराबर ना, ओके। और 2016 से, बराबर, ये रिपोर्ट एनुअली रिलीज होता है, बराबर, ऑन March 20, बराबर ना, यूएन इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, बराबर ना, ओके। और 2016 से ये रिपोर्ट जो इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे है जो हम 20 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं यूएन के द्वारा, बराबर ना, इस दिन के ऊपर ये रिपोर्ट लॉन्च किया जाता है एनुअली, बराबर ना, राइट। द रैंकिंग्स आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर जो रैंकिंग्स जो दी जाती है पर्टिकुलर कंट्री को, वो कौन से बेसिस के ऊपर दी जाती है? तो जीडीपी पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, करप्शन लो लेवल, compassion in the community where people look out for the each other and life's important freedom to take the decisions। तो ये सब कंट्री के अंदर कितना फॉलो हो रहा है उसको ध्यान में रख के, क्वालिटी ऑफ लाइफ को ध्यान में रख के ये रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, बराबर ना, राइट, बराबर। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आपको ध्यान में रखना है, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट न्यूज़ करते हैं। देखो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज उनके द्वारा लॉन्च किया गया ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम, बराबर ना, इन ऑर्डर टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर द ग्रीन शिप बिल्डिंग बाय 2030। देखो इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है, किसके लिए? ग्रीन शिप बिल्डिंग के लिए। कब तक बनाना है? 2030 तक। इसके लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये टग क्या होता है? टग मतलब एक टग बोट होता है फ्रेंड्स, बराबर ना। और ये टग बोट को ग्रीन ट्रांजिशन करवाना है। इसका मतलब क्या है? ये जो टग बोट जिसके अंदर हम नॉर्मली डीजल एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, बराबर ना, उसकी जगह पे अभी क्या यूज़ करना है? उसको धीरे धीरे रिन्यूएबल एनर्जी से चलाना है, उसको धीरे धीरे कन्वर्ट करना है कि भाई हम उसको नॉन फॉसिल फ्यूल से भी चला सके ताकि कार्बन एमिशन कम हो, राइट। क्योंकि हमको ग्रीन शिप बिल्डिंग का ग्लोबल हब बनना है, कब तक? 2030 तक, बराबर ना, समझ में आया, ओके। तो ये ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के अंडर में जितने भी टग बोट्स है, बराबर ना, उसको पहले धीरे धीरे नॉर्मल फ्यूल में से हाइब्रिड फ्यूल में लिया जाएगा। हाइब्रिड फ्यूल का मतलब क्या है कि डीजल के अंदर मिथेनॉल को मिक्स किया जाए, बराबर ना, मतलब ऐसे कोई नॉन फॉसिल फ्यूल के साथ मिक्स करना है ताकि वो कार्बन एमिशन कम करे, और धीरे धीरे फिर उसको 100% नॉन फॉसिल फ्यूल का इसके अंदर यूज़ करना है, बराबर ना। ये मेन ऑब्जेक्टिव है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम का, बराबर ना, ओके, राइट। क्योंकि हमको ग्लोबल हब बनना है ग्रीन शिप बिल्डिंग के अंदर 2030 तक, बराबर, ओके। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे हैज़ बीन प्रोमोटिंग द एफर्ट्स टुवर्ड्स द सेल्फ रिलायंस इन द ग्रीन शिप बिल्डिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रीन सॉल्यूशंस इन द ऑल द पॉसिबल एरियाज। एक्चुअली जो हमारा टोटल टारगेट है कि हमको धीरे धीरे ग्रीन शिप बिल्डिंग करना है 2030 तक,
लेकिन इसके लिए हमने स्टेप क्या लिया है कि हम 2025 तक भारत के सभी पोर्ट्स के अंदर एटलीस्ट एक टग बोट नॉन फॉसिल फ्यूल से चलाएंगे, बराबर ना। ये हमारा टारगेट है 2025 तक का, बराबर ना, राइट। इंडिया के अंदर पोर्ट्स दो टाइप के हैं, बराबर ना, एक तो मेजर पोर्ट्स है और एक माइनर पोर्ट्स है। और हम पोर्ट्स को कौन से एक्ट के अंडर में मैनेज करते हैं? इंडिया पोर्ट्स एक्ट 1908 के अंडर मैनेज करते हैं, बराबर ना। और जो जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं वो उसको कौन मैनेज करता है? यूनियन गवर्नमेंट। और जितने भी माइनर पोर्ट्स हैं उसको कौन मैनेज करता है? स्टेट गवर्नमेंट, बराबर ना। और ये जो मेजर पोर्ट्स है वो किसके कंट्रोल में आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर में आते हैं, बराबर ना, राइट। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम कुछ इंडिया के टारगेट्स के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया स्ट्राइव्स टुवर्ड्स द अटेनिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है कि एटलीस्ट 50% ऑफ द ऑल द टग्स आर एंटिसिपेटेड टू बी कन्वर्टेड इनटू द ग्रीन टग बाय 2030, कि हमारे पास जितनी भी टग बोट्स हैं उसमें से एटलीस्ट 50% बोट्स 2030 तक क्या हो जाए? नॉन फॉसिल फ्यूल से चलती हो जाए, बराबर ना, राइट। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 क्या है कि कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशंस, सीज एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 को अचीव करने के लिए उस गोल नंबर 14 क्या बोल रहा है कि हमको जो मरीन रिसोर्सेज है, सी है, जो ओशन है, उसको सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए, वहाँ पे कार्बन एमिशन कम करना है। तो ये स्टेप के लिए, ये गोल को अचीव करने के लिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर ना, राइट। SDG 14 याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बराबर ना, राइट। ओके। और ये पर्टिकुलर टारगेट को जल्दी अचीव करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी बनाया गया है। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का कहाँ पे उद्घाटन किया गया? तो उद्घाटन किया गया है टेरी के कैंपस के अंदर। समझते हैं कि यूनियन मिनिस्टर सदानंद सोनोवाल, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन द ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग ये एस्टैब्लिश किया है। कहाँ पे? तो द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, उसका जो हेड क्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, उसके कैंपस में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का पहला नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया? दी एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, तेरे का जो हेड क्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा के अंदर, वहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया। ये नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ग्रीन पोर्ट और शिपिंग क्या करेगा? तो ये ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग के ऊपर जो ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है ना, वो किस तरीके से हमको ग्रीन शिप बिल्डिंग करना है, उसके लिए पॉलिसीज़, फ्रेमवर्क्स वगैरह तैयार करेगा, बराबर ना। तो एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया गया है ग्रीन शिप्स के लिए, ग्रीन पोर्ट्स के लिए, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना, राइट। ओके, यहाँ पे रोल ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर द ग्रीन शिप्स एंड पोर्ट्स, उसका रोल यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है कि वो सर्व करेगा एज अ इंडस्ट्रीज नोडल ऑर्गेनाइजेशन फॉर बिल्डिंग द ग्रीन शिप्स, गाइडिंग इट टुवर्ड्स अ कार्बन न्यूट्रलिटी एंड सर्कुलर इकोनॉमी, बराबर ना। तो ये सब अचीव करने के लिए वो एक गाइड के तरीके से काम करेगा, बराबर ना, राइट। ये जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है वो मेक इन इंडिया के लिए भी सपोर्ट करेगा कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट है ना, हमको ये सब अचीव तो करना है, ग्रीन शिप बिल्डिंग करना है, लेकिन कंटेंट हमारा कैसा होना चाहिए? मेक इन इंडिया होना चाहिए। तो इसके लिए रिसर्च वगैरह के लिए भी वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, बराबर ना, राइट। तो इसके लिए ये नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया गया है, इंडिया का पहला है, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है, बराबर ना, ओके। कि हमने इंडियन पोर्ट्स को ग्रीन ट्रांजिशन के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है पीएम गति शक्ति, एक नेशनल मास्टर प्लान फॉर द मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, बराबर ना, एंड द ग्रीन पोर्ट्स इनिशिएटिव हैव ऑलरेडी एक्सपीडिएटेड द इंडियाज डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रीन लॉजिस्टिक सप्लाई चेन। तो हमने पीएम गति शक्ति एक मास्टर प्लान लॉन्च किया है कि किस तरीके से हम हमारे पोर्ट्स को एफिशिएंट यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम कार्बन एमिशन कम करेंगे, बराबर ना, ओशंस का सस्टेनेबल यूज़ करेंगे, बराबर ना। इसके लिए हमें पीएम गति शक्ति लॉन्च किया है, बराबर ना। एक तो ये स्टेप हो गया। दूसरा, इंडिया का टारगेट क्या है कि 2030 तक द पोर्ट्स ऑल्सो एस्पायर टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन फ्रॉम कार्गो हैंडलिंग बाय 30%। इंडिया के सभी पोर्ट्स का टारगेट क्या है कि जो कार्गो का हम हैंडलिंग कर रहे हैं उसके मदद से जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसको कम करना है, कितने परसेंट से? 30% से। कब तक कम करना है? 2030 तक कम करना है। तीसरा टारगेट क्या है? इंडिया सीक्स टू इंक्रीज द शेयर ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी इन द ईच ऑफ इट्स मेन पोर्ट्स
फ्रॉम द करंट लेवल ऑफ लेस देन 10% टू 60%। इंडिया का टारगेट है कि भाई हम हमारा जो मेन पोर्ट्स है, जो मेजर मेजर पोर्ट्स है, वहाँ पे हम रिन्यूएबल एनर्जी का अभी तक 10% से भी कम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो टारगेट कितना है, 60% से ज़्यादा यूज़ करना रिन्यूएबल एनर्जी का, वो हमारा टारगेट है। और इसके लिए पीएम मोदी ने मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट 2030 भी लॉन्च किया है कि भाई हम आने वाले 10 साल के अंदर किस तरीके से ब्लू इकोनॉमी के ऊपर काम करने वाले हैं, किस तरीके से हम सस्टेनेबल मरीन सेक्टर के ऊपर काम करने वाले हैं। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट भी लॉन्च किया है, मैरीटाइम विजन डॉक्यूमेंट 2030, बराबर ना। ओके ओके। उसके अलावा एक ग्रीन वोएज 2050 प्रोजेक्ट, ग्रीन वोएज 2050 प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, आईएमओ और नॉर्वे के द्वारा, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और नॉर्वे के द्वारा ग्रीन वोएज 2050 प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। और इंडिया हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ फर्स्ट नेशन टू परफॉर्म अ पायलट प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द ग्रीन शिपिंग, बराबर ना। तो ये ग्रीन वोएज 2050 प्रोजेक्ट के अंडर में इंडिया वो पहला कंट्री बना है जिसने इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ग्रीन शिपिंग के ऊपर कुछ पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है, बराबर ना। ओके, ये जो ग्रीन वोएज 2050 प्रोजेक्ट है, बराबर ना, वो कब लॉन्च किया गया था, 2019 के अंदर। एक पार्टनरशिप है गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे की और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की, बराबर ना, राइट। तो इन दोनों के द्वारा ये प्रोजेक्ट बनाया गया था 2019 के अंदर, और इस प्रोजेक्ट के अंदर इंडिया पहला कंट्री बना है जिसने ग्रीन शिपिंग के ऊपर कोई पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया है, बराबर ना, राइट। अगर मैं आईएमओ के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में बात करूँ तो उसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, किटेक लिम, बराबर ना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के हैं, और हेडक्वार्टर कहाँ पे, लंदन यूके के, बराबर ना। आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि सेंटर ने अभी एमओयू साइन किया है विद द तमिलनाडु गवर्नमेंट टू सेटिंग अप इंडिया का फर्स्ट पीएम मित्रा पार्क इन विरुधुनगर, बराबर ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट साइन अ एमओयू विद द तमिलनाडु गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्रा पार्क, कहाँ पे, विरुधुनगर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के अंदर। तो इंडिया का पहला पीएम मित्रा पार्क, मित्रा का फुल फॉर्म क्या है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क, कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है, विरुधुनगर तमिलनाडु के अंदर, राइट। तो ये एक्चुअली एक डिसीजन लिया गया था 2023 के शुरुआत में कि हम टोटल 7 पीएम मित्र पार्क एस्टेब्लिश करेंगे 7 अलग अलग राज्यों के अंदर। कौन कौन से राज्यों, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। टोटल 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क एस्टेब्लिश करने की बात हुई थी 17 मार्च 2023 को, बराबर ना। तो उसमें से पहला पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तमिलनाडु के अंदर, बराबर ना, राइट। टोटल ये 7 जो पीएम मित्रा पार्क है वो कितने करोड़ के खर्चे पे बनाए जाने वाले हैं, 4445 करोड़ के खर्चे के अंदर, कितने साल के अंदर, 2027-28 तक, बराबर ना, राइट। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अब तक का सबसे हाईएस्ट इनिशिएटिव है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर इन द टेक्सटाइल सेक्टर, बराबर ना। पीएम मित्र पार्क, बराबर, मित्र का फुल फॉर्म खूब इंपॉर्टेंट है, बराबर ना, राइट। तो ये 7 पार्क बनाने की बात चल रही थी 7 अलग अलग राज्यों के अंदर, उसमें से पहला पार्क है, और इस पार्क का खर्चा कितना है, 1052 करोड़ है, बराबर ना, राइट। अगर मैं टोटल कॉस्ट इस अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट यहाँ पे इस पार्क को बनाने का देखूँ तो 2000 करोड़ के आसपास होने वाला है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कितना फंडिंग प्रोवाइड करने वाली है, कितना सब्सिडी प्रोवाइड करने वाली है, 500 करोड़ रुपया, बराबर ना, राइट। ओके, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टेक्सटाइल पार्क, बराबर, विल प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द 2 लाख पीपल एंड वुड्स इंश्योर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द साउथर्न तमिलनाडु, बराबर ना, राइट। टोटल 11 एमओयू साइन हुए हैं इस पार्क को बनाने के लिए, बराबर, अलग अलग कंपनीज के साथ, बराबर ना, राइट। बराबर, ये जो पीएम मित्रा पार्क है जो तमिलनाडु के अंदर जो अभी एस्टेब्लिश किया गया है, बराबर ना, वो कहाँ पे है, तो चेन्नई मदुरई कन्याकुमारी नेशनल हाईवे के ऊपर है। इट विल बी कनेक्टेड टू द थूथुकुडी सी पोर्ट एंड मुद्रा एयरपोर्ट। एंड ये जो पार्क को ओन कौन करने वाला है, तो स्टेट इंडस्ट्री प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ द तमिलनाडु, बराबर ना, लिमिटेड, बराबर, ये उसको ओन करने वाली है, बराबर ना।
तो इंडिया का पहला पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया है। टोटल 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जाने वाले हैं 2027-28 तक, बराबर ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ तो उसके गवर्नर कौन है, आर.एन. रवि। चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन, बराबर ना, राइट, ध्यान में रखना है। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर सदानंद सोनोवाल, बराबर ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर हैं, बराबर ना, उन्होंने उद्घाटन किया अभी रिसेंटली सागर मंथन का, बराबर ना। सागर मंथन क्या है, एक रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है, बराबर ना, ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, बराबर। तो अभी रिसेंटली इंडियन मिनिस्टर सदानंद सोनोवाल, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर हैं, उन्होंने वर्चुअली लॉन्च किया है सागर मंथन को। सागर मंथन क्या है, एक रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड है, किसका, ये मिनिस्ट्री का, बराबर ना। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्रीज के अंडर में जो ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, बराबर ना, उसके अंडर में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो उस डिपार्टमेंट के काम को कोऑर्डिनेट करने के लिए, सक्सेसफुली कोऑर्डिनेट करने के लिए एक रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है। और इस सिस्टम का नाम क्या है, सागर मंथन रखा गया है। क्या रखा गया है, सागर मंथन, ताकि ये मिनिस्ट्री अपने सभी डिपार्टमेंट्स का काम अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट कर सके और एफिशिएंटली और ट्रांसपेरेंट मैनर में काम कर सके। तो यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स का जो डेटा है वो रियल टाइम में मॉनिटरिंग हो सकेगा, बराबर ना, राइट, इस पोर्टल के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से, सागर मंथन, बराबर ना। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको पता रखना है, बराबर ना। अगर मैं सागर मंथन की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया, इज़ अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट कंटेन्स द ऑल द इंटीग्रेटेड डेटा related to the ministry and other subsidiaries, बराबर ना। This dashboard will be transform the working of the various departments by improving the well coordinated real time information, बराबर ना, राइट। तो ये सागर मंथन का मेन ऑब्जेक्टिव है, बराबर ना, राइट। अगर मैं इस सागर मंथन के फीचर्स के बारे में बात करूँ तो डेटा को विजुलाइज कर पाएगा आप, इसके ऊपर से रियल टाइम मॉनिटरिंग हो पाएगा, इम्प्रूव कम्युनिकेशन, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग एंड इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी। फ्यूचर के अंदर इसके अंदर और फीचर्स ऐड करने की बात है कि दिस डैशबोर्ड वुड बी फर्दर बी इंटीग्रेटेड विद द इनपुट फ्रॉम द CCTV कैमराज, लाइव स्ट्रीमिंग फ्रॉम द ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड अल्गोरिदम, बराबर ना। तो ये सभी फैसिलिटी भी प्रोवाइड होगी फीचर के अंदर, बराबर ना, राइट। तो ये सागर मंथन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज को अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करने के लिए लॉन्च किया गया है, बराबर ना, राइट। चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि कैबिनेट के द्वारा कुछ अप्रूवमेंट दिए गए हैं, बराबर ना, 24 मार्च को। तो उसमें से हमारे लिए कुछ अप्रूवमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से। तो एक तो है अप्रूवल फॉर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ द रोज जूट 2022-23 सीज़न का अभी अप्रूवमेंट मिला है, सॉरी 2023-24 सीज़न का, बराबर ना। यहाँ पे गलती से 22-23 रख दिया है, बराबर ना, 2023-24 आएगा, बराबर ना। और दूसरा अप्रूवमेंट किस हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है कि अप्रूवल फॉर द टारगेटेड सब्सिडी टू द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कंज्यूमर्स, बराबर ना, उसके लिए भी अप्रूवल मिल चुका है, बराबर ना। और ये सब अप्रूवल किसके द्वारा मिले हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको चेयर कौन करता है, PM मोदी करते हैं, बराबर ना। तो ये दोनों अप्रूवमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर द रोज जूट फॉर द 2023 to 2024 सीजन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स विच वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द PM मोदी। अभी रिसेंटली जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो 2023-24 सीज़न के लिए, किसके लिए, रोज जूट के लिए अप्रूव किया गया है, किसके द्वारा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, बराबर ना। कि 2023-24 सीज़न के लिए ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है फॉर द रोज जूट, वो कितना मिलने वाला है, 5,050 रुपया पर क्विंटल मिलने वाला है। पहले कितना मिलता था 2022-23 सीज़न के लिए, 4,750 रुपया पर क्विंटल मिलता था, बराबर ना। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो बढ़ाया गया रोज जूट के लिए, उसकी मदद से फार्मर को क्या बेनिफिट होगा, तो फार्मर को बेनिफिट होगा 63.20% उनको प्रॉफिट होगा, बराबर। जितना भी उनका प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कितना ज़्यादा है, 63.20% ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये रोज जूट के ऊपर उनको ज़्यादा मिल रहा है, बराबर ना, राइट। और ये जो कितना प्राइस रखना है इसका रिकमेंडेशन कौन करता है, तो कमीशन फॉर द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये कमीशन करता है, लेकिन उसको अप्रूव कौन करता है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स उसको अप्रूव करती है, बराबर ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बराबर ना, ओके।
अभी एक्चुअली ये प्राइस क्यों बढ़ाया गया, क्योंकि 2018-19 के बजट के अंदर ही बोला गया था कि फार्मर को कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा, जो उनका प्रोडक्शन कॉस्ट होगा ना उसका 1.5 टाइम्स उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा, मतलब 50% प्रॉफिट तो उनको एटलीस्ट होना चाहिए। तो ये इसके माध्यम से कितना हो रहा है, 63.20% हो रहा है, बराबर ना। तो इसको कंप्लाई कर रहा है, बराबर ना। उसके अलावा ये जो जूट जैसे जो प्रोडक्ट्स है इसके ऊपर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो फार्मर्स को कौन प्रोवाइड करेगा, तो जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी, बराबर ना। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बराबर ना, राइट। तो अगर कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी लॉस होता है फार्मर को, बराबर ना, तो जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कौन प्रोवाइड करेगा पैसा, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बराबर ना। ये ऐसा एक स्ट्रक्चर है, आपको ध्यान में रखना है। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिकमेंड कौन करता है, तो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CSCP, उसको अप्रूव कौन करता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, बराबर ना। आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा। ओके ओके, दूसरा अप्रूवमेंट क्या दिया गया है कि अभी रिसेंटली कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है टारगेटेड सब्सिडी टू प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कंज्यूमर्स, उसके बारे में बात करते हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स विच इज चेयर्ड बाय द PM मोदी, उन्होंने अप्रूव किया है ₹200 पर 14.2 kg LPG सिलेंडर सब्सिडी फॉर अप टू 12 रिफिल्स पर ईयर फॉर द बेनिफिशरीज ऑफ द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, कि अगर आप एक साल के अंदर 12 बार रिफ़िल करवाते हो LPG सिलेंडर को, बराबर ना, तो आपको 14.2 kg के सिलेंडर के ऊपर कितना सब्सिडी मिलेगा, 200 रुपया। कौन से लोगों को, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो बेनिफिशरीज हैं उनको, राइट। तो फॉर द फिजिकल ईयर 2022-23 और 2023-24 ये दोनों साल के लिए कितना ये योजना के ऊपर खर्चा किया गया है, 6100 करोड़ का खर्चा किया गया है 2022-23 के अंदर, और 2023-24 के अंदर कितना करोड़ का खर्चा है, 7680 करोड़ का खर्चा है, बराबर ना, रिस्पेक्टिवली, राइट। ओके, और ऑल द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो बेनिफिशरीज हैं आर एलिजिबल फॉर दिस टारगेटेड सब्सिडी, बराबर ना, वो सभी लोग ये एलिजिबल है, बराबर ना, राइट। अगर मैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना विच ऑफर्स द डिपॉजिट फ्री LPG कनेक्शंस टू एडल्ट वुमेन फ्रॉम द पुअर हाउस होल्ड्स इन May 2016, बराबर ना, टू मेक द LPG अ क्लीन कुकिंग फ्यूल मोर एक्सेसिबल टू द रूरल एंड अंडर प्रिविलेज पुअर हाउस होल्ड्स, बराबर ना। अभी हम एक रिपोर्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि भारत के अंदर अभी भी 50% से ज़्यादा परिवारों के अंदर कुकिंग के लिए अभी भी प्राइमरी एनर्जी कौन सा यूज़ किया जा रहा है, फायरवुड। मतलब अभी भी हम फायरवुड का यूज़ करके कुकिंग कर रहे हैं मोर देन 50% घरों के अंदर। तो ये कम करने के लिए LPG का यूज़ बढ़ाने के लिए ये योजना को लॉन्च किया गया था 2016 के अंदर, बराबर ना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बराबर ना। तो इस योजना के अंदर में एडल्ट वुमेन को सब्सिडी दी जाती है, बराबर ना, जो पुअर हाउस होल्ड से बिलोंग करती है, बराबर ना, राइट। ओके, तो 2000 मार्च 2023 तक अभी तक 9.59 करोड़ बेनिफिशरी से इस योजना के, बराबर ना, राइट। ओके, तो ये योजना के लिए अभी 200 रुपये की सब्सिडी को अभी कंटिन्यू रखने का बात किया गया है और उसके लिए लगभग 7600 करोड़ का अलोकेशन किया गया है 2023-24 के लिए, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि राजस्थान बिकम द इंडिया का फर्स्ट स्टेट टू गारंटी राइट टू द हेल्थ, उसके बारे में बात करते हैं। तो जो मिनिस्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ है राजस्थान के, उन्होंने अभी अनाउंस किया है कि राजस्थान असेंबली हैड क्लियर्ड अ बिल नेम्ड राइट टू द हेल्थ विच वॉज पास इन September 2022, बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डू सो। राइट टू हेल्थ देने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा बना, राजस्थान, बराबर ना, राइट। उसके बारे में बात करते हैं। अभी ये राइट टू हेल्थ के बेनिफिट क्या होने वाले हैं। The right to health gives every resident of the state the right to avail the free outpatient department OPD services in parent department services at all the public health facilities, बराबर ना। तो ये जो राइट टू हेल्थ है, बराबर ना, उसकी वजह से क्या फ़ायदा होने वाला है कि जितने भी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ पे जो OPD सर्विसेज और ये जो इन पेशेंट डिपार्टमेंट OPD और IPD सर्विसेज, बराबर ना। OPD का मतलब क्या होता है, जो
पेशेंट्स जो नॉर्मली फिजिशियंस को दिखाने जाते हैं बराबर ना नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए, उसको बोलते हैं ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। और इन पेशेंट डिपार्टमेंट क्या होता है कि जो एडमिट किए जाते हैं बराबर ना, तो सभी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर ओपीडी सर्विसेज और आईपीडी सर्विसेज है ना फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी बराबर ना, राइट टू हेल्थ के अंडर में बराबर ना। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सिमिलर हेल्थ केयर सर्विसेज बराबर ना एट द सिलेक्ट प्राइवेट फैसिलिटीज़ बराबर ना। कुछ प्राइवेट फैसिलिटीज़ के अंदर भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी राइट टू हेल्थ के अंदर में बराबर ना। ओके, ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट्स विल बी एंटाइटल्ड टू इमरजेंसी ट्रीटमेंट एंड केयर फॉर द एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी विदाउट द प्री पेमेंट ऑफ एनी फी और चार्जेस। सभी रेसिडेंट्स को इमरजेंसी ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं है कि भाई आप इतना पे करो तभी आपको ट्रीटमेंट दी जाएगी, पहले ट्रीटमेंट दी जाएगी विदाउट एनी प्री पेमेंट बराबर ना, राइट टू हेल्थ के अंडर में। एज पर द बिल, free healthcare services including the consultation, drugs, diagnosis, emergency transport procedure and emergency care will be provided at all the public health institutions and selected private facilities subject to the conditions specified in the रूल्स बराबर ना। तो राइट टू हेल्थ के इतने बेनिफिट्स हो गए स्टेट्स के सिटीजन को। ऐसा करने वाला पहला स्टेट कौन बना है? राजस्थान बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बराबर ना फ्रेंड्स। ओके, उसके अलावा जो मेडिको लीगल नेचर इमरजेंसी केस है बराबर ना, फॉर एग्जांपल कोई पुलिस केस वाला केस है बराबर ना, कोई एक्सीडेंट हो गया या तो फिर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है बराबर ना एक्सीडेंट के माध्यम से, या तो फिर चोट पहुंचाने की कोशिश की है, तो ऐसे सब केसेस के अंदर पुलिस के क्लियरेंस की राह दिखे बिना उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी जाएगी बराबर ना। आफ्टर इमरजेंसी केयर, stabilization and transfer of the patient if patient does not pay requisite charges बराबर ना, the healthcare provider is entitled to receive the requisite fee and charges or proper reimbursement from the state government बराबर ना। कि अगर फॉर एग्जांपल इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर कोई हॉस्पिटल ने कोई पेशेंट का ट्रीटमेंट कर दिया और बाद में पता चला कि वो पेशेंट की कोई हालत सही नहीं है कि भाई वो पैसा दे पाएगा बराबर ना, तो इसका रिइम्बर्समेंट कौन प्रोवाइड करेगा? हॉस्पिटल को स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा बराबर ना, राइट। तो ये राइट टू हेल्थ राजस्थान के अंदर लॉन्च किया गया, बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है बराबर ना, राइट। बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स बराबर ना, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ध्यान में रखना है। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि हमारे जो यूनियन फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने लॉन्च किया है अरवल्ली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बराबर ना, उसके बारे में देखते हैं। तो भूपेंद्र यादव जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर द एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैं, उन्होंने लॉन्च किया है अभी अरवल्ली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, एक मेजर इनिशिएटिव टू ग्रीन द 5 किलोमीटर बफर एरिया अराउंड द अरवल्ली हिल रेंज इन द 4 स्टेट्स हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली बराबर ना। बट द अरवल्ली हिल्स स्पान ओवर द 6 मिलियन हेक्टर्स ऑफ द लैंड बराबर ना। यहाँ पे ये जो अरवल्ली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है उसमें भूपेंद्र यादव के द्वारा क्या बोला गया है कि ये जो अरवल्ली हिल्स हैं जो हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, ये जो 4 राज्यों के अंदर ये स्प्रेड है, कितने हेक्टर्स लैंड के अंदर? 6 मिलियन हेक्टर्स लैंड के अंदर बराबर ना। तो ये जितना भी अरवल्ली का एरिया है उसके आसपास के 5 किलोमीटर के जो बफर जोन है उसको है ना पूरा ग्रीन किया जाएगा, मतलब वहाँ पे पेड़ पौधे वगैरह लगाए जाएंगे, उसके बाउंड्री को कवर किया जाएगा बराबर ना। ये अरवल्ली के जो एरिया है उसका 5 किलोमीटर का जो बफर एरिया है बराबर ना, उसको क्या किया जाएगा? ग्रीन किया जाएगा बराबर ना, इस प्रोजेक्ट के अंदर में, अरवल्ली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के अंदर में बराबर ना। ओके, दिस प्रोजेक्ट इज इन लाइन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज कमिटमेंट टू अचीविंग द नेशनल गोल ऑफ द क्रिएटिंग द एडिशनल 2.5 मिलियन टन ऑफ कार्बन सिंक बाई 2030। ये अरवल्ली के आसपास ग्रीन वॉल क्यों की जा रही है? क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक हम कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे। कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे कितने बिलियन टन का? 2.5 बिलियन टन का। अभी कार्बन सिंक क्यों कम करेंगे? क्योंकि हमको क्या अचीव करना है? नेट ज़ीरो अचीव करना है। नेट ज़ीरो का मतलब कितना है, क्या होता है कि जितना हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं उतना ही हमको कार्बन को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा बराबर ना। तो नेट ज़ीरो अचीव करने के लिए कार्बन सिंक भी बहुत ज़रूरी है। तो कार्बन सिंक कैसे होगा? तो हम जितने भी पेड़ पौधे ज़्यादा उगाएंगे वो एटमॉस्फेयर में से CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं बराबर ना। कि कार्बन सिंक 2030 तक हमको कितना करना है? 2.5 बिलियन टन। इसी ऑब्जेक्टिव की वजह से
अरवली के आसपास 5 किलोमीटर के बफर जोन के अंदर, बराबर ना, क्या एस्टेब्लिश किए जाएंगे, ग्रीन जोन एस्टेब्लिश किया जाएगा, मतलब पेड़ पौधे एस्टेब्लिश किए जाएंगे, बराबर ना, राइट। ओके, अगर मैं इस ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की अगर बात करूँ तो अरवली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विजन टू क्रिएट द ग्रीन कॉरिडोर अक्रॉस द इंडिया टू कॉम्बेट द डेजर्टिफिकेशन एंड द लैंड डिग्रेडेशन, बराबर ना। ये जो ग्रीन कॉरिडोर होगा उसकी वजह से डेजर्टिफिकेशन और लैंड डिग्रेडेशन भी कम होगा, बराबर ना। दिस विल बी सपोर्ट द कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, मतलब कार्बन सिंक को सपोर्ट करेगा एंड मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज टू इनहेंस द बायोडाइवर्सिटी। In the initial phase of the Arvalli Green Wall project, 75 वाटर बॉडीज विल बी रेजुविनेटेड, बराबर ना। तो शुरुआत के फेज़ के अंदर क्या किया जाएगा, जो 75 वाटर बॉडीज है उसको रेजुविनेट किया जाएगा, स्टार्टिंग विद द 5 वाटर बॉडीज ईच इन द एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अरवली लैंडस्केप, बराबर ना। तो टोटल फर्स्ट फेज़ के अंदर 75 वाटर बॉडीज को रेजुविनेट किया जाएगा, उनका रीडेवलपमेंट किया जाएगा। द प्रोजेक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स द लार्ज स्केल प्लांटेशन ड्राइव्स एंड द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर रिसोर्सेज इन द अरवली रीजन, बराबर ना, राइट। बराबर, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे इस प्रोजेक्ट के, बराबर ना। तो अरवली ग्रीन प्रोजेक्ट विल बी इंक्रीज द ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ द अरवली रेंज थ्रू द अफॉरेस्टेशन, reforestation and the restoration of the water bodies. The project will be also improve the soil fertility, water availability and climate resilience of the region, बराबर ना। Under this project, the local communities will be benefited through the employment opportunities, income generation and ecosystem services, बराबर ना। The project is implemented through the efforts of the Haryana Forest Department and other stakeholders, बराबर। This project will be contribute to the commitments of the India under the various international conservation such as the UN Convention to combat the desertification, Convention on the biological diversity, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। तो ये सब इंडिया ने जो साइन किया है तो उसको कंप्लाई करने के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही मदद करने वाला है, बराबर, बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन करने वाला है, राइट, बराबर। तो अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज की बात करूँ तो उसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, भूपेंद्र यादव, और उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, अश्विनी कुमार चौबे, बराबर ना, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे लॉन्च किया गया है, बराबर ना, राइट। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे कौन लॉन्च करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस लॉन्च करती है। ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस क्या है फ्रेंड्स, तो आपने नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस के बारे में सुना होगा। ये वही संस्था है जो जीडीपी का कैलकुलेशन करती है, ये वही संस्था है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेज़र करती है, ये वही संस्था है जो जनगणना करती है, सेंसस, बराबर ना। इसके अंडर में दो संस्था है, एक तो है सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस और एक है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो ये जो रिपोर्ट है मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे वो किसने लॉन्च किया है, NSSO के द्वारा लॉन्च किया गया है, बराबर ना। और रिपोर्ट के नाम से ही पता चलता है कि इसने मल्टीपल इंडिकेटर्स के ऊपर सर्वे किया गया है, बराबर ना, कोई एक टॉपिक के ऊपर नहीं किया गया है। तो इस रिपोर्ट को देखते हैं कि भारत के अंदर एक्चुअली इस रिपोर्ट के अंदर 1.6 लाख रूरल हाउस होल्ड को सर्वे किया गया है, मतलब 1.6 लाख गांव के परिवारों को सर्वे किया गया है। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, परिवार। और 1 लाख अर्बन हाउस होल्ड का सर्वे किया गया है, अर्बन हाउस होल्ड का 1.6 लाख गाँव के परिवारों का सर्वे किया गया है और 1 लाख अर्बन मतलब शहरी परिवारों का सर्वे किया गया है। और सर्वे में क्या मालूम पड़ा कि भारत के अंदर अभी भी 25% गांव के परिवारों के अंदर 25% से भी कम और 66% शहर के परिवारों के अंदर अभी भी नल में से पीने लायक पानी नहीं आ रहा है। एक्चुअली भारत के द्वारा जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है। ये जल जीवन मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि 2024 तक हर घर जल प्रोवाइड हो, बराबर ना। लेकिन 2024 अभी 1 साल बाकी है, तब सिनेरियो क्या है कि गांव के अंदर अभी 25% से भी कम घरों के अंदर और शहर के अंदर 66% से भी कम घरों के अंदर अभी नल में से पीने लायक पानी आ रहा है। जो टारगेट है 100% करना 2024 तक, बराबर ना। तो वहाँ पे अभी बहुत काम करना बाकी है, राइट, ओके। एक तो ये है, ओके। दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर हम
इम्प्रूव्ड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, अब ये इम्प्रूव्ड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या होता है कि पीने लायक पानी घर के आसपास आ रहा है, घर के आसपास कुएं के अंदर आ रहा है, कोई स्टोरेज एरिया के अंदर आ रहा है, लेकिन घर के अंदर नहीं आ रहा है। तो घर के आसपास तो अरेंजमेंट हो गया है कि जितने लोगों का सर्वे किया गया उसमें गांव के अंदर 95% से भी ज़्यादा लोगों के पास पीने लायक पानी घर के आसपास आ रहा है। इसको मैं बोल सकता हूँ इम्प्रूव्ड सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है 95% लोगों के आसपास, और अर्बन एरिया के अंदर 97% लोगों के आसपास आ रहा है, लेकिन पानी घर में नल में से नहीं आ रहा है, बराबर, जो टारगेट है जल जीवन मिशन का, बराबर। ओके, उसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर क्या है कि अभी भी देश के अंदर अगर मैं गांव के एरिया की बात करूं तो वहाँ पे अभी भी 50% से ज़्यादा लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, फायरवुड का यूज़ कर रहे हैं कुकिंग के लिए, बराबर ना, राइट। ओके, और ऑन एन एवरेज 63% लोग क्लीन फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, मतलब 37% लोग हैं ना अभी भी ऑन एन एवरेज, अगर मैं शहर और गांव दोनों को मिला लूँ तो 37% लोग अभी भी एज अ फ्यूल कुकिंग के लिए फायरवुड का यूज़ कर रहे हैं, बराबर ना, जो बहुत ही हानिकारक है, बराबर। ओके, उसके अलावा जितने भी लोगों का सर्वे किया गया है, अगर मैं उनको मेल्स और फीमेल्स में क्लासीफाई करूँ तो जितने भी मेल्स का सर्वे किया गया उसमें से 16.1% मेल, और जितने भी फीमेल्स का सर्वे किया गया उसमें से 43.8% फीमेल जिनकी एज 15 से 24 साल के बीच में है, वो ना तो स्टडी कर रही है, ना तो वर्क कर रही है, ना तो ट्रेनिंग कर रही है। मतलब हम बोल रहे हैं कि जो हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, मतलब यंग पॉपुलेशन है, उसमें से 16% मेल और 43% फीमेल ना स्टडी कर रही है, ना वर्क कर रही है, ना तो ट्रेनिंग कर रही है। और यहाँ पे क्लियरली जेंडर इनइक्वालिटी दिखा रहा है कि 16% ही मेल है और 43% फीमेल वो अनएम्प्लॉयड है, ना तो एजुकेशन ले रही है, ना तो ट्रेनिंग ले रही है, बराबर ना। ओके, यहाँ पे एक चीज़ पॉजिटिव आ रही है कि भाई हमने फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत अच्छा किया है। अगर मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करूँ, बराबर ना, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर हमने 90% से भी ज़्यादा जितने भी लोगों का सर्वे किया गया है, और बराबर गांव और अर्बन एरिया दोनों को मिला के 19% से भी ज़्यादा लोगों के पास अभी बैंक अकाउंट है, बराबर ना, बैंक अकाउंट है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ज़्यादा हो गया है, अच्छा काम किया हमने उसके ऊपर, बराबर ना। और अगर मैं बात करूँ मोबाइल फ़ोन्स के एक्सेस का, हम बोल रहे हैं ना शहर के अंदर तो एक एक लोग के पास दो दो मोबाइल फ़ोन्स है, बराबर, लेकिन गाँव के अंदर अगर हम ओवरऑल मिलाएँ, बराबर ना, पूरे देश को, तो 50% ऑफ पीपल के पास, तो जिनकी एज 18 साल से ज़्यादा है उनके पास मोबाइल फ़ोन का एक्सेस ही नहीं है, बराबर ना। तो ये है मल्टीपल इंडिकेटर्स सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के द्वारा दिया गया है, बराबर ना, राइट। आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।